कमल रामनानी और आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लामेशन के पार्ट 2 पे, जिस पे कल हमने लास्ट लेक्चर पे बात की थी कि व्हाट इज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इज द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ ब्लड वेसल टू प्रोटेक्ट द इंजरी एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन और इंजरी से बचने के लिए ब्लड वेसल एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि वो ब्लड वेसल का रिस्पॉन्स एक्चुअली है क्या। एक ब्लड वेसल का रिस्पॉन्स होता है और दूसरा उस ब्लड वेसल से निकलने वाले सेल्स का रिस्पॉन्स होता है। तो हम डिटेल में आज देखेंगे कि व्हाट इज द ब्लड वेसल रिस्पॉन्स एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो सबसे पहले जो नंबर 1 रिस्पॉन्स होता है वो ब्लड वेसल का वेजोडाइलेशन होता है। लेकिन वेजोडाइलेशन को पढ़ने से पहले मैं नॉर्मली बता दूं कि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि हमारे पास आर्टरी से, ये रेड कलर की मैंने आर्टरी बनाई है, ये वेन है और ये हमारे पास कैपलरीज हैं। तो यहाँ से हमारे पास ब्लड आता है और ये हमारे पास जो कैपलरीज हैं, ये कैपलरीज का हमारे पास आर्टीरियल साइड है और ये कैपलरीज का हमारे पास वेन्यूल साइड है। ऑफ कोर्स ये आर्टरी के साइड है और ये वेन्स के साइड है। तो अब ये जो हमारे पास यहाँ से जब ब्लड आता है, ठीक है, तो ब्लड हमारे पास यहाँ पर पहुंचता है। यहाँ पर जो ब्लड पहुंचता है, ये ब्लड अपनी वॉल पे एक फोर्स लगा रहा होता है। ये ब्लड अपनी वॉल पे एक फोर्स लगा रहा होता है, जिस फोर्स को मैं क्या कहता हूं, जिस फोर्स को मैं कहता हूं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को मैं क्या कहता हूं, इस फोर्स को मैं कहता हूं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ब्लड is that force which is exerted by blood to the wall of the capillaries। wall of capillaries या wall of blood vessel पर जो blood का force लग रहा है उसको मैं क्या कह रहा हूँ, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और इस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा आउटवर्ड होती है। ये हमेशा आउटवर्ड होती है मीन्स बाहर की तरफ होती है। मीन्स ये जो हमारे पास बाहर की तरफ जो हमारे पास फोर्स लग रही है, इस फोर्स को मैं क्या कह रहा हूँ, जो बाहर की तरफ हमारे पास जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स को मैं क्या कह रहा हूँ, इस फोर्स को मैं कह रहा हूँ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या करती है, ये ब्लड को बाहर मूव करने में मदद करती है। और ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास कितनी होती है, ये हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो आर्टीरियल साइड पे हमारे पास कैपिलरीज के अंदर आर्टीरियल साइड पे ये 32 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। ये एक्चुअली फोर्स नहीं, एक्चुअली प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ये फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया लगती है तो ये हमारे पास प्रेशर बन जाता है। तो ये आर्टीरियल साइड पे हमारे पास 32 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है और वेन्यूल साइड पे ये हमारे पास सिर्फ 12 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। तो अब सवाल ये होता है कि ये एक तो ये फोर्स कम क्यों हुई, एक सवाल तो ये होता है, और दूसरा इस फोर्स का काम क्या है। मैंने आपको बताया कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो जब ब्लड आर्टीरियोल्स के थ्रू यहाँ पर आएगा और वो ब्लड इन कैपिलरीज में जाएगा तो वहाँ पर एक वो फोर्स लगाएगा अपनी कैपिलरीज की वॉल पे, और उस फोर्स को मैं क्या कहूँगा, उस फोर्स को मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहूँगा। अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर लग रही है, ये आर्टीरियल साइड है, यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो लग रही है 32। और एक और फोर्स लगती है, एक और फोर्स लगती है ब्लड में, जिसको हम कहते हैं, उस दूसरी फोर्स को हम कहते हैं ऑस्मोटिक फोर्स, जो पर यूनिट एरिया पे लगती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो बाहर से मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बाहर से वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या ये वो प्रेशर है जो पानी को बाहर जाने से रोकता है। सिंपली मैं कहूँ कि ये वो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट प्रेशर विच रेजिस्ट द ऑस्मोसिस ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड कैपिलरीज। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो इस वजह से इनवर्ड डायरेक्शन की वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो इसकी मैं डायरेक्शन लिख लेता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर की जो हमारे पास डायरेक्शन होती है वो हमेशा इनवर्ड होती है। ठीक है, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन होती है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर में, और ये हमारे पास कितनी होती है, ये हमारे पास हमेशा
25 to 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। अगर एवरेज ले लें तो ये 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक ये पढ़ा कि ये हमारे पास आर्टीरियोल से एक आर्टीरियोल आई, वो कैपिलरीज में डिवाइड हुई, फिर वहाँ से वेन मिलके जा रही है। अब ये जो कैपिलरीज हैं, इस कैपिलरीज में ब्लड जो वॉल पे फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को मैं क्या कह रहा हूँ, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है हमारे पास, ये पर यूनिट एरिया ऑफ ब्लड वेसल पे लगती है, इस वजह से इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर हमारे पास हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन होती है इसकी, और ये कितना होता है, आर्टीरियल साइड पे 32 होता है और वेन्यूल साइड पे हमारे पास 12 होता है। और जब हमारे पास ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास वो प्रेशर है जो पानी को बाहर रेजिस्ट करता है, ऑस्मोसिस को, पानी को बाहर जाने की वजह से। इस वजह से ये जो है वो ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन रखता है और ये उसको बाहर जाने नहीं देता। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ट। तो अगर मैं यहाँ पर 32 को माइनस करूँ 25 से, तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा, 7। तो 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एक एडिशनल फोर्स लग रही है, 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी यहाँ पर एडिशनल फोर्स लग रही है आउटवर्ड, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास आर्टीरियल साइड पे फ्लूइड हमारे पास बाहर आता है, आर्टीरियल साइड पे फ्लूइड हमारे पास बाहर आता है। ये एक जनरल सा रूल है, जिस भी आर्टरी में ब्लड जाएगा, ठीक है, वो कैपिलरीज में डिवाइड होगी और वहां पर उन आर्टीरियल साइड पे उस कैपिलरीज में क्या होगा, फ्लूइड हमारे पास बाहर जाता है। अब ये जो हमारे पास वेन्यूल साइड है, अब जब फ्लूइड बहुत ज्यादा बाहर चला जाता है, जब बहुत ज्यादा फ्लूइड बाहर चला जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाता है और वो 12 हो जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम क्यों हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस वजह से कम हुआ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लूइड पहले ही बाहर जा चुका है, जिसकी वजह से अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे 12 हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर वही हमारे पास 25 रहेगा। तो इस बार हमारे पास जो है वो -13 है, इसका जो है वो हमारे पास कितना होगा, 8 और 12। इस बार हमारे पास, सॉरी -13 सही है, इस बार हमारे पास जो प्रेशर है वो कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, जो प्रेशर हमारे पास इनवर्ट फोर्स लगाता है। इस वजह से जो फ्लूइड हमारे पास बाहर गया था, वो फ्लूइड हमारे पास वापस चला जाता है। लेकिन कितना वापस जाता है, 85% ऑफ वापस जाता है। जो 15% बच जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में, वो हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू वापस बॉडी के अंदर जाता है। ये हमारे पास एक जर्नल मैकेनिज्म है जो हर बॉडी में, हर ऑर्गन के अंदर, हर आर्टीरियोल के अंदर ये हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास, सिंपली आर्टीरियोल के थ्रू ब्लड आएगा, कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर जाएगा, और वेन्यूल साइड पे क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बाहर जा चुका होता है, वेन्यूल साइड पे वो प्रेशर कम हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड हमारे पास वेन्यूल में वापस आ जाता है। 85% ऑफ फ्लूइड हमारे पास वेन्यूल साइड ऑफ कैपिलरी पे वापस आ जाता है, 15% हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरी से ड्रेन होता है। और ये हमारे पास लास्ट में क्या है, ये हमारे पास जो 85% फ्लूइड वापस गया है वो जमा होके वेन्स में आ जाएगा। ये हमारे पास नॉर्मल ही होता है। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं, लेकिन इस बार हमारे पास क्या हुई है, वेजोडाइलेशन हुई है। इस बार हमारे पास क्या हुई है, वेजोडाइलेशन हुई है। जो ब्लड वेसल का रिस्पॉन्स है वेजोडाइलेशन, इस बार वो हुआ है। और उस वेजोडाइलेशन की वजह से जो ब्लड है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा आता है। वेजोडाइलेशन की वजह से हमारे पास जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा आएगा कैपिलरीज के पास। कंप्लीट दिस पिक्चर फर्स्ट। तो अब हमारे पास क्या हुआ है, अब हमारे पास वेजोडाइलेशन हुई है। अब हमारे पास क्या हुई है, वेजोडाइलेशन हुई है। बहुत ज़्यादा ब्लड यहाँ पर आएगा, बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास आर्टीरियल साइड है, ये हमारे पास वेन्यूल साइड है। तो जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो नॉर्मली 32 होना चाहिए, वो हमारे पास अराउंड 50-45 इतना हो जाता है। और इतना ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो हमारे पास बाहर आता है,
हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो हमारे पास बाहर आता है, और बहुत ज़्यादा फ्लूइड हमारे पास बाहर आ जाता है, उसके बावजूद भी जब वेन्यूल साइड पे यहाँ पर ब्लड पहुँचता है, जब यहाँ पर ब्लड पहुँचता है तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ग्रेटर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर पे। यहाँ पर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ग्रेटर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के, जिसकी वजह से यहाँ से भी फ्लूइड जो है वो हमारे पास बाहर निकलता है, वेन्यूल साइड से भी फ्लूइड वापस निकलता है। अब हमारे पास ना सिर्फ आर्टीरियोल साइड पे पर वेन्यूल साइड पर भी फ्लूइड हमारे पास बाहर आएगा। तो इतना ज़्यादा फ्लूइड हमारे पास बाहर आता है, इतना ज़्यादा फ्लूइड हमारे पास एक कैपिलरी से बाहर आ जाता है कि वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और इन्फ्लामेशन की कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा था, इन्फ्लामेशन की कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा था कि एक कंडीशन क्या थी, स्वेलिंग भी थी, जिसको हमने ट्यूमर कहा था। तो ये हमारे पास सिंपली ब्लड वेसल का नंबर 1 रिस्पॉन्स होता है। क्या है वो ब्लड वेसल का वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन सिंपली वेजोडाइलेशन क्या करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने से क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक के प्रेशर से बढ़ने से बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर आता है। अब बहुत ज़्यादा जब फ्लूइड बाहर आएगा तो उसके बाद नेक्स्ट ब्लड वेसल रिस्पॉन्स क्या है, अब हम वो देखेंगे। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि हमारे पास वेजोडाइलेशन होती है, हमारे पास कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो हमारे पास वेजोडाइलेशन करवाते हैं। कौन कौन से केमिकल्स हमारे पास करवाते हैं, एक हमारे पास हिस्टामीन है, हिस्टामीन एंड रिलेटेड जो हमारे पास सीरोटोनिन वगैरह है वो हमारे पास वेजोडाइलेशन करवाते हैं। दूसरे हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन हैं जो हमारे पास वेजोडाइलेशन कराते हैं, और हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड हैं जो हमारे पास वेजोडाइलेशन करवाते हैं। इसका मैंने एक निमोनिक बनाया है, वो है मेरे पास हेलो हेलो पीपल, हेलो पीपल गुड नून, हेलो पीपल गुड नून। मैंने ये एक निमोनिक बनाया है फॉर रिमेम्बरिंग द केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। एच से हमारे पास क्या है, एच से हमारे पास वही हिस्टामीन, और ये पी और जी से हमारे पास क्या हो गया, पी और जी से हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये नून का NO ये जो है वो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड में काम करता है। तो ये हमारे पास जो है वो हम सिंपली याद रख सकते हैं कि वेजोडाइलेशन कौन से केमिकल मीडिएटर्स करवाते हैं, हेलो पीपल गुड नून, हेलो से हिस्टामीन, पीपल और गुड से हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन, और नून के NO से हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड। ये 3 केमिकल मीडिएटर्स हैं जो हमारे पास वेजोडाइलेशन करवाते हैं। जनाब, तो दूसरा रिस्पॉन्स हमारे पास है वो है इंक्रीज्ड वस्कुलर परमेबिलिटी। हमारे पास एक फर्स्ट जो हमारे पास ब्लड वेसल रिस्पॉन्स था वो था वेजोडाइलेशन, और दूसरा हमारे पास जो ब्लड वेसल रिस्पॉन्स है वो है इंक्रीज्ड वस्कुलर परमेबिलिटी। इस वस्कुलर परमेबिलिटी कब इंक्रीज होगी, वस्कुलर परमेबिलिटी तब इंक्रीज होगी जब हमारे पास उसके 2-3 मैकेनिज्म है। सबसे मेजर मैकेनिज्म वो है जब हमारे पास एंडोथीलियल सेल जो हमारे पास कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। मतलब अगर एंडोथीलियल सेल आपस में इतना स्पेस ले रही थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और ये हमारे पास स्पेस हो जाए जहां से फ्लूइड आराम से बाहर जा सके, तो दैट इंक्रीजेज द वस्कुलर परमेबिलिटी। वो क्या करती है, वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करती है। जिस तरीके से ये हमारे पास मैंने एक ब्लड वेसल बनाया है, ये उसकी अपर लेयर है, और ये नीचे वाली लेयर आपस में जो एंडोथेलियल सेल थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब यहाँ से इजीली जो फ्लूइड है वो बाहर आराम से जा सकता है ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये हमारे पास जो दूसरा वस्कुलर रिस्पॉन्स है वो हमारे पास क्या है, वस्कुलर परमेबिलिटी, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल। ये हमारे पास क्यों होते हैं, अच्छा ये हमारे पास कब होते हैं, ये जब हमारे पास कोई हीट बर्न हो जाता है, जैसे खाना वगैरह पकाने में यहाँ पे मुझे कोई चोट लगी, तो यहाँ पे सबसे पहले जो फ्लूइड बाहर आएगा वो एक तो वेजोडाइलेशन की वजह से, दूसरा मेरे पास ये एंडोथेलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसकी वजह से ये आएगा। कौन से केमिकल मीडिएटर्स मेरे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, वो है मेरे पास HBl। HBl मशहूर बैंक है पाकिस्तान की, जिस उसका क्या मतलब है, उसका मतलब हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन एंड हमारे पास ल्यूकोट्रिन्स होते हैं। ये हमारे पास क्या करवाते हैं, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं एंडोथेलियल सेल्स की। ये हमारे पास क्या करवाते हैं, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं एंडोथेलियल सेल्स की। अब दूसरा हमारे पास क्या तरीका है, दूसरा हमारे पास ये तरीका है कि डायरेक्ट
डायरेक्ट हमारे पास इंजरी हो, डायरेक्ट इंजरी हो किसकी, एंडोथीलियल सेल की। अगर एंडोथीलियल सेल की डायरेक्ट इंजरी हो तो भी हमारे पास जो वस्कुलर परमेबिलिटी है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंडोथीलियल सेल है, ये हमारे पास जो है वो एंडोथीलियल सेल है और ये उसकी नेचुरल नीचे वाली लेयर है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बर्न हो और एक जो है वही सेल बचा हो, यहाँ वाले दो सेल जो है वो इंजरी की वजह से चले गए हो, तो फ्लूइड यहाँ पे आएगा और बड़ी क्वांटिटी में बड़े आराम से बाहर जा सकता है। तो इस वजह से अगर डायरेक्ट इंजरी हो एंडोथीलियल सेल की तो भी हमारे पास वस्कुलर परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा हमारे पास ल्यूकोसाइड मीडिएटेड इंजरी होती है हमारे पास। अब ये हमारे पास ल्यूकोसाइड मीडिएटेड इंजरी क्या है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास सिंपली जो ल्यूकोसाइड बॉडी के अंदर घूम रहे हैं वो किसी एंडोथीलियल सेल के खिलाफ हाइपर रिएक्टिव हो जाए। मतलब ये हमारे पास जो है वो ये एंडोथीलियल लेयर है, ये हमारे पास दूसरे सेल हैं। अब ये हमारे पास एक जो है वो ल्यूकोसाइड घूम रहे थे, वो जो है वो इस वाले एंडोथीलियल सेल के खिलाफ हाइपर एक्टिव हो गए और यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल सेल है और उसके खिलाफ हाइपर एक्टिव हो गए। हाइपर एक्टिव होने के नतीजे में वो क्या करेंगे, इस सेल को किल कर देंगे, इस सेल को किल कर देंगे और यहाँ से अब ये जो है वो एक सेल यहाँ से गुम होगा, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, ये गैप खाली रह जाएगा और फ्लूइड यहाँ से आराम से बाहर जा सकता है। तो दिस ऑल्सो इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल। एक हमारे पास ये ल्यूकोसाइड मीडिएटेड इंजरी है, मतलब नॉर्मल वाइट ब्लड सेल ब्लड के जो हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाएं, किसके खिलाफ, एंडोथीलियल सेल के खिलाफ। और चौथी जो हमारे पास एक है जो इंक्रीज परमेबिलिटी की वजह है, वो हमारे पास इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस है। ये हमारे पास जब इंक्रीज हिस्टामिन वगैरह होता है तो उसकी वजह से हमारे पास इंक्रीज जो है वो ट्रांससाइटोसिस होती है। उसमें हमारे पास क्या होता है, इसको दूसरा नाम भी देते हैं, इसको दूसरा नाम देते हैं वेजिकुलोवैक्यूलर ऑर्गेनल ट्रांसपोर्ट। वेजिकुलोवैक्यूलर ऑर्गेनल ट्रांसपोर्ट, इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंडोथीलियल सेल है, ये एंडोथीलियल सेल क्या करता है, जो फ्लूइड हमारे पास आ रहा है उस फ्लूइड के लिए यहाँ पे अंदर एक वैक्यूल बनाता है और उस वैक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर देता है दूसरे साइड पे। इस तरीके से जब वेजिकुलोवैक्यूलर जब ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाए तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांससाइटोसिस कहते हैं। और ऐसी इंक्रीज ट्रांसपोर्ट जब होना शुरू हो जाए, प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह ये वो सब बाहर जाना शुरू हो जाए एक हायर रेट पे, तो ये भी हमारे पास क्या करती हैं, ये भी हमारे पास इंक्रीज कर देती है वस्कुलर परमेबिलिटी को। तो हमने 4 वेज पढ़े जिसके थ्रू वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल HPL करवाती हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो डायरेक्ट इंजरी हो, ल्यूकोसाइड मीडिएटेड इंजरी हो, या हमारे पास ट्रांससाइटोसिस हो जो हमारे पास वेजिकुलोवैक्यूलर ऑर्गेनल की बनने की वजह से होती है। अब हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे पास एक्सुडेट क्या है, ऐसा फ्लूइड ब्लड से, ऐसा प्लाज्मा ब्लड से बाहर आए विच हैज़ वेरी हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन। ऐसा एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड बाहर जमा हो, ऐसा एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड या वेसल से ऐसा फ्लूइड बाहर आए विच इज हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं कि एक्सुडेशन। यहाँ पर क्या हुई है, एक्सुडेशन हुई है, या फ्लूइड जो है वो एक्सुडेट हुआ है। जिसका क्या मतलब है, एक्सुडेशन हुई है यहाँ पे, इसका मतलब ऐसा फ्लूइड यहाँ पर बाहर आया है विच इज हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन या हाई अल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन। तो ऐसी फ्लूइड के बाहर आने को मैं एक्सुडेशन कहूँगा और ऐसे फ्लूइड को मैं एक्सुडेट कहूँगा। दूसरा टर्म जो बहुत समझना ज़रूरी है वो है ट्रांसुडेट। अभी हमारे पास ट्रांसुडेट क्या है, ट्रांसुडेट हमारे पास ऐसा फ्लूइड बाहर आए विच हैज़ लो प्रोटीन कंसंट्रेशन, जिसके पास प्रोटीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो और सिर्फ फ्लूइड बाहर आए। ये जो है नॉर्मली बाहर ये फ्लूइड आता है। जो इस कंडीशन में हमारे पास फ्लूइड बाहर आ रहा है ना,
इस कंडीशन में जो हमारे पास फ्लूइड बाहर आ रहा है वो हमारे पास ट्रांसड्यूडेशन के थ्रू आ रहा है या ट्रांसड्यूडेट फ्लूइड बाहर आ रहा है। इट हैज़ वेरी लो प्रोटीन कंसंट्रेशन, नॉर्मली बहुत कम प्रोटीन की कंसंट्रेशन बाहर आ जाती है, लेकिन जहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है वहाँ पे एक्सुडेशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कंसंट्रेशन बाहर आती है। और तीसरा हमारे पास जो वर्ड समझना ज़रूरी है वो है एडिमा। एडिमा क्या है हमारे पास? एडिमा इज अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड। एडिमा हमारे पास क्या है? अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड है एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यूज में। एक्स्ट्रा वस्कुलर के बाहर कहीं भी फ्लूइड जमा हो जाए, जैसे इस कंडीशन में फ्लूइड बाहर जमा हो रहा था, 85% ऑफ फ्लूइड वापस नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे फ्लूइड जमा हो रहा था, दैट इज एडिमा। किसी के वर्ड में भी आखिर में एम ए मा आ जाए, इट मीन्स दी अक्यूमुलेशन, जैसे हेमाटोमा ब्लड की अक्यूमुलेशन, वैसे ही एडिमा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अक्यूमुलेशन। तो कहीं भी एक्स्ट्रा सेलुलर वेसल के बाहर कहीं भी अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाए उसको मैं क्या कहूँगा? एडिमा कहूँगा। और चौथा वर्ड जो है वो है हमारे पास पस। पस हमारे पास क्या है? पस हमारे पास एक्चुअली एक्सुडेट ही है। पस हमारे पास क्या है? पस हमारे पास एक्सुडेट ही है, हाई प्रोटीन रिच फ्लूइड ही है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होते हैं? इसमें हमारे पास डेड सेल्स होते हैं। वो कौन से डेड सेल्स हैं? न्यूट्रोफिल्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल बॉडी के सेल भी हो सकते हैं, फॉरेन बॉडी के सेल भी हो सकते हैं। इस पस को मैं और डिटेल में अपने अपकमिंग लेक्चर्स में समझाऊंगा। तो ये 4 वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है: एक्सुडेट, ट्रांसुडेट, एडिमा और पस। जनाब आए तो बुक की डायग्राम के थ्रू समझते हैं इस सारे प्रोसेस को। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट जो वस्कुलर रिस्पॉन्स है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, ये दिखाया गया है। अगर मैं ये दिखा सकूं कि इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है और डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, ये नॉर्मली हमारे पास, और ये प्लाज्मा मूव कर रहा है, ये नॉर्मली हमारे पास होता है। और जब हमारे पास इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है तो फ्लूइड हमारे पास लीक होता है, ट्रांसफ्यूडेट होती है। इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो हमारे पास तब होती है जब हमारे पास नॉर्मली ट्रांसफ्यूडेट होता है। लेकिन जब हमारे पास इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है, जब हमारे पास वेसल का जो डायामीटर है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्सुडेट होती है। एक्सुडेट जिसमें पूरे ब्लड वेसल के दौरान क्या होता है, हमारे पास लीकेज हो रही होती है। एक्सुडेट क्या है? एक्सुडेट ऐसा फ्लूइड जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन भी बाहर आए, और ट्रांसफ्यूडेट ऐसा फ्लूइड जिसमें कोई प्रोटीन बाहर नहीं आए। ये हमारे पास नॉर्मली होता है। ये हमारे पास ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन होता है, जब हमारे पास वेजोडाइलेशन होती है। जनाब अब ये देखें कि नॉर्मली हमारे पास क्या हो रहा है। नॉर्मली हमारे पास, ये हमारे पास देखें, नॉर्मली हमारे पास क्या हो रहा है कि ब्लड जो एंडोथीलियल सेल हैं वो टाइटली कॉन्टैक्ट है। ये मैं दूसरा रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। तो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास ब्लड वेसल बिल्कुल इन कॉन्टैक्ट है। लेकिन हमारे पास जब रिट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल होती है, तो ये देखें एंडोथीलियल सेल आपस में जो है वो एंडोथीलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। और इस कॉन्ट्रैक्शन, ये जो देखें हिस्टामीन, HBL जो मैंने बताया था, हिस्टामीन की वजह से और जो ब्रेडिकाइनिन और उनकी वजह से ये हमारे पास इंक्रीज परमेबिलिटी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे पास एक्सुडेशन होती है। एक हमारे पास ये तरीका होता है। तीसरा हमारे पास ये तरीका है कि एंडोथीलियल सेल की डायरेक्ट इंजरी हो जाए। यहाँ पे देखें डायरेक्ट इंजरी हुई पड़ी है, सेल हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है, फ्लूइड आराम से बाहर जा रहा है, एक्सुडेशन हो रही है। ठीक है, फिर हमारे पास ल्यूकोसाइड मीडिएटेड वस्कुलर इंजरी हो सकती है। कोई ल्यूकोसाइड आया, उसने एंडोथीलियल सेल पे अटैक किया, उसको किल कर दिया, और फ्लूइड जो है वो आराम से बाद में यहाँ से बाहर जा सकता है। चौथी चीज़ मैंने जो बताई वो ट्रांससाइटोसिस बताई। उसमें हमारे पास क्या होता है, उसके हमारे पास वस्कुलरो जो है वो हमारे पास जो हमारे पास वैक्यूलोवस्कुलर हमारे पास बनते हैं। वैक्यूलोवस्कुलर जो है वो हमारे पास वस्क्यूलोवैक्यूलर ऑर्गेनल बनते हैं, हमारे पास वस्क्यूलोवैक्यूलर ऑर्गेनल बनते हैं हमारे पास। और उस वस्क्यूलोवैक्यूलर ऑर्गन की वजह से इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्लूइड है, यहाँ पे एक आया, फिर ऐसे अंदर वेसल्स
वैक्यूल बनेंगे और फिर वो यहाँ से अटैच हो गए, यहाँ से डायरेक्ट जो फ्लूइड है वो बाहर जा रहा है। ये देखें प्रोटीन हमारे पास बाहर जा रहे हैं, तो एक ये भी रीज़न होता है इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी का। अब हम नेक्स्ट सेशन में ये देखेंगे कि फ्लूइड बाहर आ चुका है, सेल बाहर आ रहे हैं, तो अब ये फ्लूइड और सेल बाहर आकर क्या करेंगे, अब हम इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले उन लिम्फेटिक सिस्टम, अब जो 15% लिम्फेटिक सिस्टम ले रही थी, अब 100% लिम्फेटिक सिस्टम को हमने फ्लूइड दे दिया है, तो उन लिम्फेटिक सिस्टम पर क्या क्या कंडीशंस आएंगी हम ये भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में आप इसको प्लीज़ रिव्यू कीजिएगा।